आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के अंदर मोनार्की के बारे में। और आप सबको पता है कि इस टाइम पे मोनार्की को वापसी लाने के लिए नेपाल के अंदर काफी ज्यादा बातें की जा रही है। हम बात करने वाले इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है हमारे पास, रिपोर्ट को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि इंडियन मीडिया इस टाइम पे मोनार्की के बारे में क्या बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कि मोनार्की एक टाइम से चलती हुई आ रही थी नेपाल के अंदर और 2007 या 8 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया था। 15-16 सालों के अंदर नेपाल के अंदर वो हालात ठीक नहीं हुए जो मोनार्की के अंदर ठीक हो जाते और हो जाने चाहिए थे। लोगों का ये मानना और ये कहना है कि मोनार्की को वापसी लाया जाए। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं इंडियन मीडिया का, और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके साथ कई नई अपडेट्स शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो लाजमी देखें आप लोग। तो साथियों, कल नतीजे आने वाले। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि एग्जिट पोल के आधार पर सर आप एक वीडियो बनाइए, उनको एनालाइज करिए। अरे भाई, एग्जिट पोल को कौन एनालाइज करे? एनालाइज करने के लिए और चीजें हैं, कल नतीजे आने दो, फिर उसको एनालाइज कर लेंगे। लेकिन एक कारण है जो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी निगाहें तेलंगाना के इलेक्शन पर हैं। यार, कोई जीते, वो चार मीनारा का गटर छाप को उसकी औकात पता लगनी चाहिए। जो वहां की गलियों की राजनीति करता है और देश का नेता बनना चाहता है, उसे अपनी औकात पता लगनी चाहिए। इससे नहीं लगनी चाहिए कि उसके कितने जीते, इससे लगनी चाहिए कि जिसकी वो चमचागिरी करता था वो जीता या नहीं जीता। यार, उससे कोई हराए मुझसे मतलब नहीं। उस विचारधारा से, उस इंसान से, उस खानदान से मैं इतनी नफरत करता हूं। तो आज बात करेंगे नेपाल की। साहब, सही मायनों में ऐसा लग रहा है कि नेपाल का हिंदू करवट ले रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो है उसी बिंदु पर। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, हमारे पड़ोसी राष्ट्र में तो बदकिस्मती है, वो पड़ोसी राष्ट्र हो गया। वैसे तो वो अखंड भारत का हिस्सा था। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं नेपाल की, कि वहां ऐसा लग रहा है हिंदू जाग रहा है, हिंदू करवट ले रहा है, मजबूरी में ले रहा है, ऐसा भी लग रहा है। और नेपाल वो स्थान है पृथ्वी पर जिसका सीधा सनातन संस्कृति से, सनातन थियोलॉजी से सीधा उस बात का उसका नाता था। स्कंद पुराण भी ये बताती है और वहां के लोग भी ये मानते हैं कि एक ऋषि हुए, ऋषि नी, वो जाके हिमालय की पहाड़ियों में बसे थे और वहां से ये नाम चला, क्या चला, नेपाल का। और हमेशा से लगभग 250 साल जो लेटेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री में वहां पे मोनार्की रही, सब ने नेपाल को एक पूर्णतः हिंदू राष्ट्र ही माना। विक्रम सावंत कैलेंडर वहां पे चलता है जो सोलर हिंदू कैलेंडर से जुड़ के चलता है। कितने वहां पर महत्वपूर्ण मंदिर हैं, 81% वहां की हिंदू आबादी है। और पशुपतिनाथ मंदिर को कौन नहीं जानता। और इसके अलावा कई वहां पर मंदिर, सीता माता का जन्म माना जाता है कि जनकपुर में हुआ था, जो आज की तारीख में नेपाल है। और विरोधाभास देखिए और दुर्भाग्य देखिए कि जो राष्ट्र एक पूर्णतः हिंदू राष्ट्र था, आज से नहीं, प्राचीन काल से, उसकी कैसे किस्मत बदली कि 2001 में एक हुए साहब प्रिंस दीपेंद्र, बहुत शराबी और बहुत बदमाश किस्म का वो राजा माना जाता था। नई जो जेन जेड है, शायद उनको ये बात ही ना पता हो। एक दिन जनाब शराब पी के अपने घर आते हैं और जो उस टाइम नेपाल के किंग हुआ करते थे, किंग बीरेंद्र, यानी उनके पिताजी, उनको गोली मार देते हैं। पारिवारिक मुद्दे में अपनी माता जी को, क्वीन ऐश्वर्या को गोली मार देते हैं, अपने भाई बहनों को गोली मार देते हैं और उनके साथ 8 अन्य रॉयल फैमिली के सदस्यों को गोली मार देते हैं। और खुद शायद उसी टाइम या अगले दिन मौका मिलते ही सुसाइड कर लेते हैं। वो दिन था और वो समय था जब नेपाल की जो हिंदू संस्कृति थी, सनातन संस्कृति थी या सनातन इतिहास था, वो उस घटना के बाद, उस शाम के बाद, डिनर टाइम के बाद एक करवट लेता है। इतना विश्वास था नेपाल के लोगों को सनातन पर और सनातनी विचारधारा पर कि वो लोग मानते हैं कि जो हमारा किंग हुआ करता था वो विष्णु जी का एक अवतार हुआ करता था, एक प्रतिनिधि हुआ करता था, और वो ही हमारी सब चीज से सुरक्षा करता था। और ये भी पढ़ने को मिलता है कि कालकी जी का जब अवतार होगा तो वो नेपाल से ही होगा। ये तक सुनने और पढ़ने को मिलता है। वो एक अलग बात है, वो एक विचारधारा है, लेकिन वहां की मान्यता सनातन को लेकर इतनी मजबूत थी। और एक घटना ने, एक शाम की घटना ने अगर कोई पूछे, एक नालायक बेटे के चलते, नालायक प्रिंस के चलते
नेपाल का एज अ हिंदू राष्ट्र पूरा इतिहास बदल गया, जो शायद अब लग रहा है कि वहां की जनता जाग रही है। तो साहब, जब बेटे ने अपने पिताजी को यानी किंग ब्रेन को गोली मार दी और खुद सुसाइड कर ली, तो इन्हीं के परिवार में हुआ करते थे किंग ज्ञानेंद्र। क्योंकि वो छोटे बेटे थे, उनका गवर्नेंस से, राजपाट से इतना लेना देना नहीं था। ही वॉज ए एनवायरमेंटलिस्ट, और वो अलग अपनी वर्ल्ड ट्रैवल करते थे और एनवायरमेंटल की प्रीचिंग करते थे और इसको प्रमोट करते थे। जब गोली मार दी गई तो उनको यकायक बुलाया गया, क्योंकि प्रिंस भी मर गया, किंग भी मर गया, बाकी उनके छोटे भाई बहन भी मर गए, पूरा परिवार नष्ट हो गया, और उसके साथ नेपाल की सनातन या हिंदू राष्ट्र होने का जो उन्हें गौरव प्राप्त था वो भी नष्ट हो गया। तो जब किंग ज्ञानेंद्र आए, जो हैबिचुअली उस तरह से ग्रूम ही नहीं किए गए थे गवर्नेंस के लिए, तो वो आकर गवर्नेंस वहां पर नहीं कर पाए। 10 साल में 17,000 लोग नेपाल में मारे गए, और ये सब कराया किसने? ये कराया चाइना ने। और करते करते वो हाल आई कि जब तक किंग ज्ञानेंद्र वहां पर संभालते, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो उस तरह से ग्रूम नहीं किए गए थे एक कंट्री को गवर्न करने के लिए, नेपाल को गवर्न करने के लिए, धीरे धीरे बागडोर उनके हाथ से निकलनी शुरू हो गई। जब बागडोर उनके हाथ से निकलनी शुरू हो गई तो इन पैनिक वो एक प्योर डिक्टेटर बनकर उभरे, और जब ये बन के उभरे तो और उनके आदेशों से वहां पर जुल्म होने शुरू हुए, जिसके चलते माओवाद वहां पर और कट्टरवाद बढ़ गया। और अल्टीमेटली 2007 या 8 आते आते किंग ब्रेन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। नेपाल में चुनाव हुए, यूनाइटेड नेशन ने वहां पर एक मीडिएशन कराया। किंग ज्ञानेंद्र जो भी सरकार बनाते थे, अपने अंडर प्राइम मिनिस्टर रखते थे, साल 2 साल में उसको हटा देते थे। पब्लिक में आक्रोश था, पब्लिक में नाराजगी थी, पब्लिक रॉयल फैमिली से नाराज हो चुकी थी, क्योंकि उनको लगता था ये जो राजा है हम पर लाकर थोपा गया है। और इसी के चलते समाज ने करवट ली और कम्युनिज्म या माओवाद वहां पर प्रबल हो गया। 2008 आते आते यूनाइटेड नेशन ने उस गवर्नमेंट के बीच, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर था जिसको किंग ज्ञानेंद्र ने वहां पर बिठाया था, उनके और माओवादियों के बीच में समझौता होता है। नेपाल को मोनार्की से हटा दिया जाता है, नेपाल का चुनाव होता है, नई सरकार चुन के आती है, और 2008 आते आते अमेंडमेंट आने शुरू होते हैं, और 2015 आते आते नेपाल को घोषित कर दिया जाता है कंप्लीट एक सेकुलर स्टेट, और हिंदू राष्ट्र का जो वैभव उसको प्राप्त था उससे उसको वंचित कर दिया जाता है। ये बहुत शॉर्ट हिस्ट्री थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो नेपाल की जनता राजा से इतनी परेशान हो गई थी, आज क्यों देखने को मिल रहा है लेटेस्ट 2-3 दिन पहले कि वो सड़कों पर निकल आई है। वो कह रही है नेपाल को एक बार पुनः हिंदू राष्ट्र बनाओ और नेपाल में मोनार्की वापस लेके आओ। उसका कारण ये है वहां की राजनीति ने जो इन लोगों को करप्शन दिखाया या करप्शन किया, वहां जो इन्फ्लेशन आया, वहां जो पैसे की तंगी आई, वहां जो रोजगार की तंगी आई, और वहां जो चाइना का असर बढ़ने से धीरे धीरे नेपाल की इकोनॉमी और शटर हो गई, नेपाल कर्जदार हो गया चाइना का। इसके चलते चलते अब वहां के जो हिंदू था उसने ये रियलाइज किया साथियों कि इससे अच्छे तो हम तब थे, कब थे? जब मोनार्की थी और जब हिंदू राष्ट्र था। ये तो रीजन हो गया गवर्नेंस का, और ये रीजन हो गया आपकी इकोनॉमी का। एक और बहुत बड़ा रीजन था, जैसे ही ये चीज तो भारत ने भी भाई झेली है, पर भारत बड़ा है, भारत के जो शॉक अब्जॉर्बर्स हैं वो बहुत विशाल हैं, नेपाल जैसे एक छोटे राज्य से या छोटे नेशन से। तो जब वहां पर सेकुलरिज्म आया तो फिर वहां विदेश से, बल्कि गवर्नमेंट वहां कम्युनिस्ट जी थी, फिर वहां पश्चिम से मिशंस आने शुरू हुए, और मिशंस में वहां की जो गरीबी वहां जो पनप रही थी पिछले 15 साल से, उस गरीबी का, उस भुखमरी का, उस हैरान परेशान नेपालियों का फायदा उठाना शुरू किया, और वहां पर कन्वर्जन्स होने शुरू हुए।
और उसी के साथ साथ वहां पर जमातें पहुंचनी शुरू हो गई। तो क्रिश्चियंस ने अपने हिसाब से कन्वर्जन्स करवाए सेकुलरिज्म की आड़ में, और मुस्लिम्स ने अपने हिसाब से वहां पर कन्वर्जन्स करवाए सेकुलरिज्म के आड़ में। नौबत यहां तक पहुंच गई कि आज से कुछ माह पहले जब वहां पर हिंदू एक अपनी यात्रा निकाल रहे थे, तो वहां पर भी वही किस्सा दोहराया कि एक ऐसे क्षेत्र से निकल रहे थे जहां पर मुसलमान भाई थे। पता नहीं वहां पर क्या विवाद हुआ और छतों से वहां पर पत्थर और पेट्रोल बम चढ़ने शुरू हुए। आप लोगों को याद होगा, बहुत कवर किया गया था इस न्यूज़ को कि भाई ऐसा है कि नेपाल में जहां हिंदू 80% हैं, वहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर यात्रा से भगाया और मारा। ये था द लास्ट नेल इन द कॉफिन। अब वहां पर हिंदू मेजॉरिटी को ये चीज समझ आने लगी है कि विदाउट बीइंग एन हिंदू राष्ट्र आने वाले 50-100 साल में हमारी संस्कृति का, हमारी मानता का, हमारे धर्म का मानव अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी एक छोटी सी पूरी पीछे की स्टोरी है, जहां पर वहां पर अब हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, मांग उठनी शुरू हो गई है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। तो अब आगे जाके ये देखना है कि जो बात निकली है कितनी दूर तक जाएगी और क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा। और हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो भारत के लिए एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होगा और एक पॉलिटिकल और मिलिट्री भी होगा कि नेपाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट बफर स्टेट बनेगा चाइना और भारत के बीच में। और नेपाल में अपने आप बाय डिफॉल्ट चाइना का कम्युनिज्म का असर कम होना शुरू होगा। छोटा सा राज्य है, लेकिन भारत की संस्कृति के हिसाब से, भारत की मिलिट्री पोजीशनिंग के हिसाब से, भारत की नेबर पॉलिसी के हिसाब से आगे जाके नेपाल में जो टेररिज्म पनपता है, कितने किस्से हुए हैं जो नेपाल को बेस बनाया। जो हमारा प्लेन हाईजैक हुआ था, जो कांधार लेके जाया गया था, उसको भी नेपाली को बेस बनाया गया था। तो इसके चलते भारत को एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो जाता है। और सबसे बड़ा रीजन कि वहां के इस कमोशन के चलते धीरे धीरे और इतना चीजें डेवलप हुई कि नेपाल का टूरिज्म भी खत्म हो गया। भारत को एक काम करना चाहिए, ये गवर्नमेंट के लिए ये सलाह है, चलते चलते एक सलाह दे दूं। कमरा वैसे अब 9x8 से बड़ा हो गया है। सिवाय एक राज्य को छोड़कर पड़ोसी मुल्क पश्चिम वाला, वो तो देखो भैया डस्टबिन है, वहां जाओगे बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि जहां कॉकरोचों के बीच में जाके गंदगी में बैठोगे तो बीमार हो जाओगे, फिर तुम यहां आके बीमारी फैलाओगे। ठीक, चाहे वो मालदीव्स हो जहां पर आज की तारीख में तनाव है और जो भारत के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो। बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूं, जो हम लोगों को ट्रैवलिंग का शौक है ना, यूरोप चलो, यहां चलो, वहां चलो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो। और जो मैं ये चीज बता रहा हूं, ये चाइना कर चुका है तिब्बत के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रमोट करना चाहिए नेबरिंग कंट्रीज का टूरिज्म, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो। भारत को, गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए नेबरिंग कंट्रीज का टूरिज्म। जब हम लोग अपने नेबरिंग कंट्रीज जाने लगेंगे, हम यहां से अपने विचार लेके भी जाते हैं, कल्चर लेके भी जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, वहां पर हमारा एक कैजुअल, अनऑफिशियल, इनफॉर्मल वहां के लोगों के साथ इंटरएक्शन होता है, उनको हमसे रोजगार मिलता है, उनकी रोटी हमसे चलनी शुरू होती है। इस जुगलबंदी के चलते, टूरिज्म के चलते भारत क्या नेबरिंग कंट्रीज से सबसे पहले घूमना है तो मेरे साथियों भारत घूमो, और भारत के बाहर कुछ घूमना है। इसके पॉलिटिकल भी इसके फायदे हैं, सोशल भी फायदे हैं और पॉलिटिकल भी फायदे हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज में घूमो, और कंट्री और देश को, गवर्नमेंट को इस चीज को किसी भी तरह सब्सिडाइज करके, मैं तो कहता हूं, इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। अगर आज गवर्नमेंट हमारी मालदीव्स को लेकर, नेपाल को लेकर, श्रीलंका को लेकर, भूटान को लेकर टूरिज्म को प्रमोट करे, तो आने वाले 25 साल में सोसाइटी बड़ी धीरे धीरे मूव करती है, एक एल्गोरिथम में मूव करती है, जो ये प्रोग्रेशन होता है। देखिएगा, हम लोगों के जरिए, हमारे इन लोगों के जो फॉरेन रिलेशंस हैं नेबरिंग नेशन से, जहां पे चाइना मजबूत हो रहा है, हम लोग उसको मजबूत करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। ये काम चाइना ने तिब्बत के टेक ओवर करने के बाद सन 60 से लेकर
सन 90 तक किया था। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। इस टाइम पे नेपाल की सिर्फ एक रिजल्ट का इंतजार है और उसके बाद पता चलेगा कि नेपाल के अंदर किंग कैसे आ सकेगा और किंग वापसी आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि नेपाल के अंदर हालात काफी कशीदा है। कशीदा होने के पीछे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लगातार लोगों के अंदर ये गुस्सा पाया जाता है कि जल्द से जल्द किंग को वापसी लाया जाए, मोनार्की को वापसी लाना चाहिए। लेकिन मोनार्की वापसी आ सकती है, नेपाल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसके बारे में मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि मोनार्की नेपाल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। लोगों का ये भी कहना है कि मोनार्की को वापसी लाना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि मोनार्की इंडिया के खिलाफ आ रही है, कोई लोग ये कह रहे हैं कि मोनार्की जो है वो चाइना के खिलाफ आ रही है। अब इन कंफ्यूजन से आप लोग मुझे निकाल सकते हैं, आप लोग मुझे क्लियर कर सकते हैं कि यार मोनार्की अगर वापसी आती है, नेपाल को फायदा होगा, चाइना को फायदा होगा या इंडिया को फायदा होगा। मैं जहां देख रहा हूं तो मुझे तो ये लग रहा है कि भाई यहाँ सारा फायदा नेपाल को ही होगा, लेकिन इंडिया को कोई फायदा नहीं होने वाला। इंडिया को ये सिर्फ फायदा होगा कि चाइना से इनका कनेक्शन थोड़ा बहुत कट जाएगा अगर मोनार्की वाले सिस्टम पे आ जाते हैं। बट अगर हम ये देखते हैं कि अगर मोनार्की आती है तो नेपाल का इंडिया के लिए मसले क्रिएट कर सकता है, इंडिया के लिए काफी सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। एक नाम तो होगा हिंदू देश का, हिंदू राष्ट्र नाम होगा, बट यहाँ पे क्रिएट मसले ये होंगे, नेपाल के लोग क्लेम फिर ग्रेटर नेपाल के लिए भी कर सकते हैं, अपनी जमीनों के लिए भी कर सकते हैं, तो ये मसले क्रिएट होंगे। जबकि चाइना की तरफ हम जाते हैं तो मानते हैं चाइना के अंदर करप्शन की है उन्होंने नेपाल के अंदर, बट चाइना के साथ फिर भी इनके ताल्लुकात कहीं ना कहीं रह सकते हैं। उन सब के ऊपर आप लोगों ने रिपोर्ट देखा। अब कल रिपोर्ट आएगा, परसों रिपोर्ट आएगा, कल रिपोर्ट आएगा, इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि किंग वापसी आ सकता है या नहीं।